हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को इवोल्यूशन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। इससे पहले भी मैंने इवोल्यूशन से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियो डाल चुकी हूं, तो आप उसको ज़रूर से जाके देखिए। तो इसमें ये जो पार्ट है हमारा, इसका हमने 20 क्वेश्चन कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखेंगे 21st क्वेश्चन से और आगे तक देखेंगे, ठीक है। और ये आगे भी कई वीडियो में होने वाला है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है ज़्यादा हैं, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर का। What is the difference between genetic drift and change due to natural selection? जेनेटिक ड्रिफ्ट और चेंज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए है, जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट और चेंजेस ड्यू टू जो नेचुरल सिलेक्शन होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पता ही होगा कि प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये क्या है कि ये एक्सीडेंटल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे तो जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट इन्वॉल्व कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो मेंबर्स के बीच में कंपटीशन की वजह से नहीं होता है। क्यों होता है कि कोई भी एक स्पीसीज है, अगर उसमें कुछ नया वेरिएशन आते हैं उसके स्पीसीज में, जैसे कि अगर जो है कि रेड लेडी बर्ड है, लेडी बग है, और रेड लेडी बग में अगर ब्लू लेडी बग आ जाती है और जो रेड वाली है उस पे कोई एक्सीडेंटल नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि रेड जो लेडी बग है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी और ब्लू लेडी बग नई स्पीसीज बन जाएगी। तो यहाँ पे जो है लेडी बग की जो दो कलर की स्पीसीज है उसमें कोई कंपटीशन नहीं हुआ, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जो कि एक एक्सीडेंट है, उसके थ्रू हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी अगर आप देखते हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट नेवर अकर इन नेचर, नेचुरल सिलेक्शन डज। ऐसा नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। डी है, देयर इज नो डिफरेंस। तो ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमने देख लिया, इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू आवर रीडिंग, how did George Cuvier account for extinction in nature? जो जॉर्ज क्यूवियर हैं उन्होंने एक्सटिंक्शन का नेचर कैसा होता है इसके बारे में उन्होंने क्या बताया? ऑप्शन ए है, एक्सटिंक्शन नेवर अकर, देयर आर अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ द ग्लोब वेयर ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर टू हैव गॉन एक्सटिंक्ट में स्टिल लाइव। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्सटिंक्शन कभी नहीं होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो हमारे ग्लोब के किसी न किसी पार्ट में आज भी जिंदा हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत है। बी है, एक्सटिंक्शन अकर व्हेन द स्लो एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम टू देयर एनवायरनमेंट इज नॉट क्विक एनफ टू हेल्प देम रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशन। एक्सटिंक्शन कब होता है? जब स्लो एडाप्टेशन होता है ऑर्गेनिज्म का ओवर द टाइम टू देयर एनवायरनमेंट। तो ये इतना तेज नहीं होता जितना कि तेजी से बाहरी कंडीशन या एनवायरनमेंट चेंज हो रही होती है। तीसरा है, एक्सटिंक्शन अकर एट रैंडम, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट गॉड्स विल। एक्सटिंक्शन जो है वो रैंडमली कभी भी हो जाता है, इसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। डी है, एक्सटिंक्शन आर ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट। तो देखिए यहाँ पे एक्सटिंक्शन के लिए हम देखें, जो जॉर्ज क्यूवियर ने जो अकाउंट किया था एक्सटिंक्शन के लिए, उस चीज को हमें सही मानना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कंडीशनिंग है, जो कंडीशन है, अगर तेजी से चेंज हो रहे हैं और उसमें रहने वाला जीव अपने आप को बहुत ही स्लो एडाप्ट कर रहा है, तो फिर वो उसका एक्सटिंक्शन हो सकता है या हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जॉर्ज क्यूवियर ने किस चीज को पॉइंट किया था। तो उन्होंने किया था कि एक्सटिंक्शन जो होता है वो कैटास्ट्रोफिक इवेंट की वजह से होता है। कैटास्ट्रोफिक इवेंट क्या होते हैं? मींस कि दूसरे ग्रह से कोई
मीटियोर या मीटोराइट जो है आके हमारे पृथ्वी पे टकरा जाते हैं और फिर जो है कि वो जो है एक्सटिंक्शन का कारण बनते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्शन हुआ था मेजोजोइक एरा में, तो क्या हुआ था कि एक बड़ा जो है कि मीटियोराइट आके धरती से टकराया था और उससे क्या हुआ था कि बहुत ही ज्यादा धूल भरी आंधियां चली थी और उसमें जो है कि धरती पे जो डायनासोर्स थे उनको जीने लायक जो है इन्वायरमेंट नहीं रह गया था और इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो हम यहाँ पे देखेंगे जॉर्ज क्यूवियर का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 23. Why, according to our reading, did Darwin take so long to publish the origin of species? According to reading, why, according to reading, ठीक है, रीडिंग के अनुसार डिड डार्विन टेक सो लॉन्ग टू पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक डार्विन ने लिखी थी उसको पब्लिश करने में उन्होंने क्यों ज्यादा टाइम लगाया? ऑप्शन ए है डार्विन वांटेड टू शेयर हिज theory as quickly as possible once he returned from his voyage on the बीगल, मीन्स की बीगल नाम की शिप पे वो पूरे ग्लोब के उस पे विजिट पे गए हुए थे, ठीक है। तो उससे रिटर्न के बाद वो जल्दी से जल्दी अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को क्या करना चाह रहे थे? पब्लिश करना चाह रहे थे। बी है इट टुक 20 years फॉर डार्विन टू डेवलप ए थियरी। डार्विन को अपनी थियरी को डेवलप करने में 20 साल लगे थे। सी है डार्विन सफर फ्रॉम ए नंबर ऑफ इलनेस। डार्विन को अपनी थियरी पब्लिश करने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि वो बहुत बीमार रहते थे। डी है डार्विन वाज कंसर्न अबाउट द रिएक्शन ऑफ अदर्स टू द इम्प्लीकेशन ऑफ हिज थियरी। तो डार्विन जो है इस बात को लेके कंसर्न थे कि दूसरे उनकी थियरी को किस तरह से लेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह का रिएक्शन रहेगा, इसलिए उनको देर हुई थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज ए नेचुरल सिलेक्शन नॉट एनालॉगस टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन? किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन जो है नॉट एनालॉगस टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से एनालॉगस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन ए कहता है विथ नेचुरल सिलेक्शन पिकिंग इज ड्यू टू द फिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरनमेंट, वेयर एज इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द ब्रीडर पिक्स विच ऑर्गेनिज्म विल ब्रीड। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन में जो होता है ऑर्गेनिज्म को उसका एनवायरनमेंट ही चूज करता है, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो ब्रीडर होता है वो पिक करता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए तो करेक्ट लग रहा है। बाकी के भी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन डज नॉट। नेचुरल सिलेक्शन अकर विद इन पॉपुलेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन डज नॉट। डी है देयर इज ए लिमिट to how much change can be brought about by natural selection, such limit exist for artificial selection। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी वेरिएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि ज्यादा सही कौन होगा तो ऑप्शन ए ज्यादा करेक्ट लग रहा है। नेचुरल सिलेक्शन जो है होता है विद इन द पॉपुलेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी विद इन द पॉपुलेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम डी को देखें देयर इज ए लिमिट टू हाउ मच चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय नेचुरल सिलेक्शन, नो सच लिमिट एग्जिस्ट फॉर आर्टिफिशियल, मीन्स कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा हम ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं देन द नेचुरल सिलेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियली किसी चीज को चूज करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे एनवायरनमेंट में पूरी तरह से फिट बैठेगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए ही ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25. व्हाई इज द एडवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी स्टैंडपॉइंट? इवोल्यूशनरी स्टैंडपॉइंट से हम देखें तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए जैसे कि पुराने जीवों से नए जीवों का बनना या पुराने स्पीसीज से बहुत सारी जो वेराइटी थी पुरानी थी उससे नई नई वेराइटियां जो बनी है ये किसकी वजह से बनी है? ये इसलिए बनी है
क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ और वो और भी बहुत सारे रीजन रहे, लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना भी एक रीजन रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे when the organism comprising two population of a species can no longer interbreed, means कि एक ही स्पीसीज के दो पॉपुलेशन है जो कि आपस में ब्रीड नहीं कर रहे हैं, the flow of genetic material between them stop, तो उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का फ्लो था वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है तो क्या होगा, वो दोनों ही पॉपुलेशन, एक ही स्पीसीज के दोनों पॉपुलेशन मीन्स कि दो पॉपुलेशन अब दो स्पीसीज में वो ग्रो होने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। बी हम देखते हैं तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट, तो नहीं, ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ए फॉल्स एजम्पशन। सी है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इंक्रीज द म्यूटेशन रेट। डी है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्लो रिप्रोडक्शन में स्लो रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है कि किसी भी स्पीसीज की दो पॉपुलेशन जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है तो उनके बीच में जीन का फ्लो स्टॉप हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26. If the theory of natural selection is the survival of the fittest and the fittest are identical as those who survive, why is not it regarded as a tautology, a statement that is true only because of the meaning of the term? तो यहाँ पे हम देखेंगे ए है द इफेक्ट ऑफ ट्रेट ऑन द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी असेस्ड। इफेक्ट ऑफ ट्रेट ऑन फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी असेस्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वेदर द ऑर्गेनिज्म इंडीड सर्वाइव। बी है इट इज रिगार्डेड एज ए टॉटोलॉजी, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फॉल्स एजम्पशन। सी है देयर मे बी सम स्टेटमेंट इन साइंस दैट आर यूजफुल इवन इफ they are not falsify or refutable in principle। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। Effect of trait on fitness means कि if the theory of natural selection is the survival of the fittest and the fittest are identified as those who survive, means कि natural selection क्या होता है कि जो fittest organism है उसको select करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो organism जो जिसमें कोई trait particular trait नया आया है और उसकी वजह से वो उसका natural selection हो जाता है तो वो उसको survive करने में help कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है। और सी देखेंगे तो देयर में भी सम स्टेटमेंट इन साइंस, साइंस में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि यूजफुल है इवन दे आर नॉट फैल्सिफाई और रिफ्यूटेबल इन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो यहाँ पे ए और सी दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है the variation natural selection operate on is due to random mutation. What does this imply about natural selection? जो वेरिएशन होता है जो वेरिएशन होता है the variation natural selection operate on is due to random mutation. What does this imply about natural selection? ए कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन इज आल्सो ए रैंडम प्रोसेस। यहाँ पे कह रहा है जो वेरिएशन होते हैं नेचुरल सिलेक्शन जिस पे ऑपरेट करता है ड्यू टू रैंडम म्यूटेशन। कोई भी स्पीसीज है उसमें कोई रैंडम म्यूटेशन हो जाता है, उस पे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई अबाउट नेचुरल सिलेक्शन? तो नेचुरल सिलेक्शन का इसमें क्या कनेक्शन है? तो नेचुरल सिलेक्शन इज आल्सो ए रैंडम प्रोसेस। बी कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन इज नेवरदलेस ए डायरेक्ट प्रोसेस। मीन्स कि नेचुरल सिलेक्शन भी एक डायरेक्ट प्रोसेस तो नहीं है। लाइवलीहुड ऑन वेरिएंट विल बी फेवर्ड इन ए गिवन एनवायरनमेंट।
लेकिन फिर भी जो इन्वायरमेंट गिवन है उसमें अगर कोई म्यूटेंट होके कोई ट्रेट आता है और वो इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म को फेवर करता है तो वो नेचुरली मीन्स कि उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, ओवर अनदर ट्रेट, ठीक है, इवन इफ द ओरिजिन इज नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सी जो कह रहा है देयर इज नो पॉसिबिलिटी गॉड कुड बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है कि भगवान इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो इसका तो सही होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपने देख लिया कि ऑप्शन बी जो है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, हाउ वाज मेंडल वर्क अल्टीमेटली रिकॉन्सिल्ड विथ डार्विन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी सिंथेसिस इन द 1930s एंड 1940s। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेंडल का वर्क और डार्विन का वर्क जो है अल्टीमेटली एक दूसरे में मिला दिया गया, ठीक है, ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे आके हम मेंडल के वर्क और डार्विन के वर्क को मिला देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है, साइंटिस्ट्स रिकॉग्नाइज दैट once one think about species as population rather than individuals, there is no incompatibility between them। कभी कभी अगर कोई एक पॉपुलेशन को एक स्पीसीज कहता है या फिर एक स्पीसीज के को एक स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है उसको पॉपुलेशन कहता है या फिर इंडिविजुअल की बात करता है, तो इसमें कुछ असुविधा नहीं होनी चाहिए। बी है, मेंडल थियरी वाज रिप्लेस्ड बाय म्यूटेशन थियरी, तो ऐसा तो नहीं है। सी है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड मच ऑफ द वेरिएशन वी ऑब्जर्व इन नेचर इज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन रेदर देन म्यूटेशन। हम ये देखते हैं कि नेचर में बहुत सारी जो चीजें वेरिएशन होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं, नहीं कि म्यूटेशन की वजह से। तो किसी भी स्पीसीज में जो चेंजेस आते हैं या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन में होने वाले रिकॉम्बिनेशन होने से होते हैं या फिर म्यूटेशन से होते हैं। और यहाँ पे जो बात कही गई है ऑप्शन ए में ये भी सही है और सी में जो बात कही है ये भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस फॉर डार्विन थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंडेंट। Which of the following is the evidence for Darwin theory of common descendant? Option A है, there are patterns in the fossil record that suggest other species have diverged from a single ancestral species. B है, there are biogeographical patterns in distribution of species. For instance, distinct bird species on an island tend to resemble one another, suggesting a common ancestors. C है, there are common stage in the early embryological development of organism representing several distinct vertebrate group. D है, all of the। तो यहाँ पे सारे के सारे ही डार्विन थियरी के कॉमन डिसेंडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और इसके बाद जो है हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए मेरे वीडियोज को और शेयर भी करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, they are homologous because they represent modified form of trait present in a common ancestor। B कह रहा है, they are analogous because while each carries out of the same function, their trait has arisen independently as the result of convergence, ठीक है। तो यहाँ पे C है, A and D है, they represent derived homology, which is relationship between wing of bird and wing of bat।
तो विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट में अगर हम देखते हैं तो दे आर होमोलोगस, होमोलोगस होते हैं क्योंकि दे मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं फोर लिम्ब के ही, ठीक है। और अगर हम बी देखते हैं, दे आर एनालॉगस बिकॉज वाइल ईच कैरीज आउट ऑफ द सेम फंक्शन, फंक्शन भी सेम है, ठीक है। दिस ट्रेट हैज अराइजन इंडिपेंडेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो ये ए और बी दोनों सही, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।